धरती वैस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दिसंबर का महीना अहले पाकिस्तान के लिए माजी की तलख़ यादें लेकर आता है। इस महीने पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ। इस नापाक साजिश के कई किरदार थे। ताकतवर थे, कौम तो उनका कुछ न बिगाड़ सकी, लेकिन कुदरत ने ज़रूर इंतकाम लिया। नामवर मुअर्रिख़ कलम निगार डॉक्टर सफदर महमूद लिखते हैं कि ढाका की एक बड़ी सड़क से गुजरते हुए गिरदोनवाह की शादाबी और हरियाली का नज़ारा कर रहा था कि ड्राइवर ने खामोशी तोड़ते हुए अचानक मुझसे सवाल किया कि सर, हमारे बांगे बंधु यानी कि फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान का घर नहीं देखेंगे? मैंने जवाबन इससे पूछा कि अगर उसे देखने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूर देखेंगे। यहाँ से कितना दूर है? वो पहले ही इस इंतज़ार में था। कहने लगा, सर, वो घर अब म्यूज़ियम की तरह है। उसे देखने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। एक छोटे से घर के सामने कई गाड़ियों के साथ गाड़ी पार्क करके ड्राइवर ने कहा, सर, ये हमारे बांगे बंधु का घर है, जहाँ सियाहों की पहली जहाँ सियाहों की चहल पहल है। मैं घर की चारदीवारी में दाखिल हुआ तो छोटे से सरसब्ज़ वो शादाब दालान से गुज़रते हुए मुझे 1971 की यादों ने घेर लिया और मुझे याद आने लगा कि यही रास्ता है जहाँ से चलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान शेख मुजीबुर रहमान से मिलने और सियासी बहरान का हल ढूंढने के लिए आते थे। चंद मिनटों के बाद मैं घर में दाखिल हुआ। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल की जानिब जा रहा था। ऊपर वाली मंजिल और सीढ़ियों में शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान की तस्वीर आवेज़ां थी। घर में सादा फर्नीचर शेख मुजीबुर रहमान की सादगी की अक्कासी कर रहा था। सियाहों की रेल पेल थी जो गैलरी में मेज़ पर पड़े हुए पम्फलेट उठाकर पढ़ रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। गोया घर में उसी तरह रौनक, आमद रफ्त और चहल पहल थी जिस तरह मरहूम शेख मुजीब साहब की ज़िंदगी में होती थी। आज ये घर महज एक म्यूज़ियम बन कर रह गया है। मैं अपने ख़यालात में गुम खड़ा था कि एक नौजवान मेरे पास आया जो बज़ाहिर म्यूज़ियम का एक मुलाजिम लगता था। आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? शुक्रिया। मैं बांके बांधों का घर देख रहा हूँ और बहुत कुछ सोच रहा हूँ। ये आपके सामने जो सीढ़ियाँ हैं, इन्हें बेपनाह तारीख़ी अहमियत हासिल है। इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी गई। कातिल घर के अंदर नीचे वाली मंजिल में निशाना बांधे खड़े थे। इन्हीं सीढ़ियों पर शेख मुजीब साहब के अहल खाना यानी कि ख़ानदान के मेंबरान को गोली से हलाक किया गया और फिर इन्हीं सीढ़ियों पर तकरीबन एक दिन शेख मुजीब और उनके अहल खाना की लाशें बेकफन पड़ी रहीं। वो कह रहा था कि इस घर के सारे मुकीम शेख साहब के साथ हलाक हो गए, जिसमें इनके बेटे और बेटियां भी शामिल थीं। बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरमा हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं जो 1971 में बैरून मुल्क थीं और बच गईं। सीढ़ियाँ कदरे गोल थीं। मैं नीचे उतर रहा था तो उसने एक सीढ़ी की जानिब इशारा करके बताया कि ये वो जगह है जहाँ शेख मुजीबुर रहमान हलाक हुए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नीचे आ गया। बार बार उसका एक फ़िक्रा मेरे कानों से टकरा रहा था कि शेख मुजीब साहब के अहल खाना और बेटे यानी कि मेल मेंबर्स उनके साथ ही हलाक हो गए। उसके साथ ही मेरे जहन में अजीब व गरीब किस्म के सवालात विश्व से और अंदेशे जन्म लेने लगे और मुझे यूँ लगा जैसे मेरा जहन मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात की अमाजगाह बन गया। मुख्तसर से दालान में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठकर मैं सोचने लगा कि पाकिस्तान तोड़ने में जो किरदार मुलव्वस थे, उनमें इंदिरा गांधी का क्या अंजाम हुआ। वो एक पावरफुल वज़ीर आज़म थी और आयरन लेडी कहलाती थी और बिलाखिर वो अपने ही मुआफ़िज़ों की गोली का निशाना बनी। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे। संजय गांधी जहाज़ के हादसे में मर गया, जबकि राजीव गांधी वज़ारत उज़्मा के मज़े लौटने के बाद बम धमाके में चल बसा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी के ख़ानदान के तमाम मेल मेंबरान नौजवानी में हमारी आंखों के सामने मौत के मुंह में चले गए। हमारे मकबूल अवामी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ा दिए गए। किसी भी कानून के तहत इन्हें ये सज़ा नहीं दी जा सकती थी। चुनांचे अब हमारे यहाँ उनके लिए अदालती कत्ल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। उनके खूबसूरत बेटे थे। शाहनवाज़ भुट्टो फ्रांस में गैर फितरी मौत मरा, जबकि दूसरा मुर्तज़ा भुट्टो अपने बहन की वज़ारत उज़्मा में
وزارت عظمیٰ کے دور میں کراچی میں سڑک پر گولیوں کا نشانہ بنا۔ ان تمام واقعات میں غور و فکر کا بے پناہ سامان موجود ہے، اور یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے یوں پیوست لگتے ہیں جیسے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہوں، یعنی کہ ان تمام حادثات میں اس وقت غیر فطری موت نے ڈاکہ ڈالا جب یہ کردار اپنے اقتدار کے عروج پر تھے، اور پھر ان کی جانشینیوں یعنی کہ بیٹوں کا غیر فطری انجام سبھی پہلو سوچ کی دعوت دیتے ہیں اور غور پر مجبور کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت کا حکمران یحییٰ خان اگرچہ فطری موت مرا، لیکن زندگی کے آخری سانس تک قیدی رہا، اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ٹھہری۔ سوچ کی اس لہر میں بہتے بہتے فقط ایک سوال میرے ذہن کے نہاں خانوں میں ابھر کر میرے حواس پر چھا گیا کہ یہ سب کچھ محض اتفاق تھا یا قدرت کا انتقام؟ اگر اتفاق تھا تو صرف ایک ملک یا خاندان تک محدود کیوں نہ رہا؟ 2 ملکوں تک محدود کیوں نہ رہا؟ ایک نسل تک محدود کیوں نہ رہا؟ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب روس اور مشرقی یورپ کے مانند ملکوں کے اتحاد ٹوٹتے رہے، ملک بکھر کر کئی حصوں میں تقسیم ہوتے رہے، اور اس ٹوٹنے کے عمل میں جو کردار ملوث تھے وہ انہی ملکوں میں نارمل زندگی گزارتے رہے اور اب بھی گزار رہے ہیں۔ ان میں نہ کوئی غیر فطری موت مرا، نہ ان کی آئندہ نسلوں کا یہ انجام ہوا، تو پھر یہ سب کچھ یہاں پر ہی کیوں ہوا؟ صرف پاکستان توڑنے والوں کا ہی یہ انجام کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا پاکستان کے خلاف منصوبہ بنانے والوں؟ اسے غور سے پڑھ لو اور عبرت حاصل کرو۔ یہ اتفاق نہیں، قدرت کا انتقام تھا۔ دھرتی ویس کے دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔